वेलकम टू जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण आपके बात करेंगे दोस्तों अग्नेय शैली। ग्रेनाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गए, मैग्नेसाइट, कैल्साइट, कार्बन प्रधान, सोना, चांदी, सेल खड़ी, गंधक, इससे रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपको पता है दोस्तों इन पत्थरों से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसकी पिछली क्लास देखना है आप लोगों को, यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। और पहला प्रश्न है आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, अल्प सिलिका शैल में सिलिका की मात्रा कम होने का कारण क्या है? अल्प सिलिका शैल यानी ऐसा शैल, ऐसा पत्थर जिसमें सिलिका की मात्रा अल्प होती यानी कम मात्रा होती है, वह कम मात्रा होने का कारण क्या है? देर में जमती है, शीघ्र जमती है, पर्त के रूप में जमती है या गुंबदाकार में जमती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बता सकते हैं। दोस्तों अल्प सिलिका शैल में जो है सिलिका की मात्रा कम होने का कारण यह है कि यह देर से जमती है। सिलिका की मात्रा अधिक हो जाएगी, यह देर में नहीं जमेगी, इसीलिए देर से जमती है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सी विशेषता कणों की बनावट के लिए अग्नेय शैल के निर्माण में उत्तरदायी नहीं है? यानी जो अग्नेय शैल का निर्माण होता है उसमें जो उत्तरदायी है, विशेषता कणों की बनावट में उत्तरदायी कौन नहीं है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो लावा में अधिसिलिका या अल्प सिलिका का होना यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है, लेकिन लावा की उत्पत्ति एवं ठोस होने का स्थान उत्तरदायी है। लावा के ठंडा और ठोस होने की गति उत्तरदायी है, और लावा में जल व गैस की मात्रा यहाँ पे निर्माण का उत्तरदायी है, लेकिन लावा में अधिसिलिका या अल्प सिलिका का होना उत्तरदायी नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ फाइल या अदर सब्जेक्ट की नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है, क्या फेनरिटिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं? किसे कहते हैं? बड़े कणों वाली अग्नेय शैल को, बहुत बड़े कणों वाली अग्नेय शैल को, सूक्ष्म कणों वाली अग्नेय शैल को, कण विहीन अग्नेय शैल वाले को? दोस्तों एग्जाम में कैसा भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पे लो से लेके हाई लेवल तक की तैयारी होती है। यानी कि कंपटीशन कितना भी टफ हो, अगर आप यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं डेली, अगर एवरेज में आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यह कितना भी हाई क्वेश्चन आ जाए सिलेक्शन पक्का है। तो फेनरिटिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं, किसे कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बड़े कणों वाली जो अग्नेय शैलें होती हैं उनको ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़े कणों वाली अग्नेय शैल को कहते हैं? जो बहुत बड़े कण वाले होती हुई हैं, जो अग्नेय शैलें होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उनको इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं, मैंने जो अभी बताया, क्या कहते हैं? पेगमेटिक इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक कहते हैं। रॉक मतलब क्या होता है? शैलें होती हैं। तो बहुत बड़े कणों वाली अग्नेय शैलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेगमेटिक इग्नियस रॉक कहते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि मिश्रित कणों वाली अग्नेय शैल को कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिश्रित कणों वाली जो अग्नेय शैलें होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं भैया? तो उनको कहते हैं सब, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो क्या कहते हैं? पोरफिरिटिक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरफिरिटिक रॉक कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे नोट कर लेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा आप लोगों को कठिन क्वेश्चन लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन भी शामिल किए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, सूक्ष्म कणों वाली अग्नेय शैल कहलाती हैं? जो सूक्ष्म कण यानी कि बहुत छोटे छोटे कणों वाली जो अग्नेय शैल का निर्माण होता है वह कैसी कहलाती हैं? तो वह आपकी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? एफनेटिक रॉक कहलाती हैं। कौन सी? सूक्ष्म कणों वाली जो अग्नेय शैलें होती हैं उनको एफनेटिक रॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कणों की बनावट के आधार पर अग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया है? कणों के मतलब कण के बनावट के आधार पर जो अग्नेय शैलें होती हैं, अग्नेय शैलों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? जो कणों के बनावट के आधार पर शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं, शैल और चट्टान। समझ गए ना? ये दोनों बातें समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे शैल की बात करेंगे, रॉक की बात करेंगे
तो कणों की बनावट के आधार पर अग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया गया है। कितनी प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है? तो दोस्तों यह आपके 6 प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। और आगे आने वाले क्वेश्चन हम बताएंगे कि ये 6 कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी विशेषता अग्नेय सेल की नहीं है? तो पहली बात ये हो गई दोस्तों कि ये जानना जरूरी है कि अग्नेय सेल की विशेषता कैसी होती है, कौन कौन सी होगी। देखिए, यह रवेदार होती है। अग्नेय सेलें जो होती हैं रवेदार होती हैं, यह आसररंध्री होती हैं और यह सघन भी होती हैं। लेकिन दोस्तों यह स्तर युक्त नहीं होती हैं। कौन सी सेल यहाँ पे नहीं? अग्नेय सेल की विशेषता यह बी ऑप्शन विशेषता नहीं है, यानी स्तर युक्त की इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी सेलों को कहते हैं। जो अवसादी सेलें होती हैं उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको स्तरित सेलें कहते हैं। जो स्तर अनुसार रहते हैं उनको अवसादी सेलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जो होती है, टाइप ऑफ सेडिमेंट के अनुसार कौन सी सेल अवसादी सेल के वर्गीकरण में नहीं है? देखिए अब दोस्तों एक नया अपडेट आ गया, आपके निगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आपके एग्जाम में पहले आते थे निगेटिव कम आते थे, 20% या 30% या 40% आते थे। लेकिन आपके एग्जाम में उल्टा हो गया है, विलोम हो गया है, प्रतिलोम हो गया है, प्रतिरूप हो गया है। कैसे हो गया है? अब यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन जो है 60% आने लगे हैं, 40% आपके पॉजिटिव क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मतलब जो नहीं वाले होते हैं वो हमें चूज करने में थोड़ा सा इजली होता है। इजली कठिन होता है, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो इजली भी होता है। कठिन इसलिए होता है एक नकारात्मक हमें चुनना है। तो निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के अनुसार कौन सी सेल अवसादी सेल के वर्गीकरण में नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे यांत्रिकियों द्वारा निर्मित सेल ये भी है, जैविक तत्वों से निर्मित सेल ये भी है आपकी प्रयुक्त सामग्री में, रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल ये भी है आपके अवसादी सेल के वर्गीकरण में। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया है जलज सेल, ये आपकी जो होती है, ठीक है, क्या होती हैं? एग्रीलेशियस जो राख होती हैं ये आपके नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? ये अवसादी सेल के वर्गीकरण नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, निर्माण में प्रयुक्त साधन एजेंट्स ऑफ फॉर्मेशन के अनुसार अवसादी सेल कौन सी नहीं है? निगेटिव प्रश्न आ गया। मैंने बताया ना ज़्यादातर निगेटिव प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ पे बेहतरीन होनी चाहिए निगेटिव क्वेश्चन के लिए। तो प्रयुक्त साधन के अनुसार अवसादी सेल कौन सी नहीं है? साधन के अनुसार बताना है। तो अवसादी सेल यहाँ पे देखिए साधन के अनुसार बता रहे हैं, कौन सा सही होगा। अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भरपूर कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, जलज सेल आपके साधन के अनुसार है, अवसादी सेल है, वायुड सेल भी है और हिमानी निर्मित सेल है। लेकिन जो अगर साधन के अनुरूप में आपका रासायनिक जो सेल है दोस्तों, यह अवसादी सेल की नहीं है। अगर साधन की बात करें, प्रयुक्त साधन के अनुसार अवसादी सेल कौन सी नहीं है? तो रासायनिक सेल आपकी अवसादी सेल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बलुआ पत्थर क्या दिया है? बलुआ पत्थर सैंडस्टोन जो होता है कौन सी अवसादी सेल है? बलुआ पत्थर कौन सी अवसादी सेल कहलाती है? तो यह आपकी कहलाती है दोस्तों, कौन सी कहलाती है? तो ये आपके यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित सेल कहलाती है। जो बलुआ पत्थर सेल होती है, पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, वह यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित सेल या पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, इनमें कौन सी सेल सेल चूर्ण है, क्लैस्टिक है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इनमें से सेल कौन सी ऐसी सेल है जो सेल चूर्ण है। सेल चूर्ण मतलब समझते होंगे ना, सेल यानी पत्थर का चूर्ण, जैसे आम चूर्ण होता है वैसे भी यहाँ पे सेल चूर्ण की बात की गई है। तो कौन सा यहाँ पे है, कौन सा सेल आपके सेल चूर्ण कहलाता है? तो वो हो जाएगा, राइट आंसर होगा कॉन्ग्लोमेरेट। ये नाम याद रखिएगा, जो कॉन्ग्लोमेरेट है ये दोस्तों तीनों ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा लेवल आपके पर्यावरण की क्लास चल रही है, तीनों लेवल की तैयारी कर रही है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं आप क्वालिफाइड यहाँ पे होंगे। तीनों ग्रेड की तैयारी हो रही है, यानी तीनों ग्रेड का कॉम्बिनेशन भी अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जायसवाल कोचिंग सेंटर में स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हमें सौभाग्य है कि आप लोग जैसे हमें मिले हैं, भाई बहन कैंडिडेट और सभी शिक्षक बंधु हैं, सभी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कोई यहाँ पे टीचर नहीं है दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड्स हूँ एक केवल। तो यहाँ पे सभी लोग दिल से कमेंट करेंगे। सवाल जो होता है
वनस्पति में कौन सी सेल निर्मित करता है? शैवाल। ये साइंस में आपने शायद नाम सुना होगा, शैवाल कवक, वो नाम सुना होगा। लेकिन ये शैवाल जो वनस्पति में कौन सी सेल निर्मित करती है, जो शैवाल वनस्पति होती है वह कौन सी सेल निर्मित करती है? तो वह दोस्तों आपकी चूना प्रधान जो सेलें होती हैं उनको निर्मित करती हैं। चूना प्रधान जो सेल होती है वह शैवाल वनस्पति से ही निर्मित होती है, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया मिट्टी, जो इसे चाक बोलते हैं। आप अध्यापक हैं, आपको जानना है या अध्यापक होंगे या बनने जा रहे हैं। 100% अपने आप में अंदर लाइए कि आप अध्यापक हैं, आप एक शिक्षक शिक्षिका हैं। एक अपने अंदर जुनून होना चाहिए दोस्तों, और जुनून के साथ जब आप स्टडी करते हैं तो सिलेक्शन यहाँ पे 100% होगा। तो खड़िया मिट्टी जो इसे चाक बोले हैं, किससे निर्माण किससे होता है? किससे निर्माण होता है भैया? तो यह आपके फेरा जीव से निर्माण होता है। जो फेरा जीव होता है उससे ही खड़िया मिट्टी या चाक का निर्माण होता है, ये नोट कर लेंगे। सभी लोग नोट कर लेंगे। और पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ फाइल में मैं आंसर नहीं देता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। ग्रामर में मैं दे देता हूँ, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ आप तैयारी करिए, वीडियो देखिए, क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आप टेलीग्राम में जाइए, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे, वहाँ पे मैं पीडीएफ फाइल देता हूँ। वहाँ पे आप अपने से सॉल्व करके देखिए कि आपने यहाँ पे कितनी प्रिपरेशन की है। क्या आप जो प्रिपरेशन यहाँ पे यूट्यूब पे कर रहे हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, वो आपको असलियत में अंदर जा रहा है कि नहीं, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, दिमाग में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझने वाली बात बहुत जरूरी है। यहाँ पे बताएंगे पीठ, क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पीठ कौन सी सेल है? पीठ बताइएगा, पीठ कौन सी सेल है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो कार्बन प्रधान जो सेल कहलाती है, जो पीठ सेल होती है वह कार्बन प्रधान सेल कहलाती है। इसमें अधिकतर मात्रा में कार्बन ही कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गोलाश्म कैसी चट्टान है? गोलाश्म, अब आप बोलेंगे गोलाकार की होगी तो गोलाश्म चट्टान हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गोलाश्म कैसी चट्टान है? तो वह आपकी हो जाएगी नदीकृत चट्टान है। कैसी चट्टान है गोलाश्म? नदीकृत चट्टान है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा। मृतिका कैसी चट्टान है? सभी लोग कमेंट करेंगे भैया, सभी कैंडिडेट कमेंट करके बताएंगे मृतिका कैसी चट्टान है। तो मृतिका आपकी यहाँ पे नदीकृत, ये भी आपके नदीकृत ही चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंख, पंख जो होता है कैसी चट्टान है? पंख आपकी कैसी चट्टान है? सभी लोग कमेंट करेंगे। पंख कैसी चट्टान है? तो सागरकृत चट्टान है, ये नोट कर लेंगे। पंख आपकी सागरकृत चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोयस, लोयस के निक्षेप मिलते हैं, लोयस के जो निक्षेप होते हैं मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके चीन में मिलते हैं, नोट कर लेंगे। भारत के विरोधी इस समय जो बना हुआ है चीन, लोयस के निक्षेप कहाँ मिलते हैं? तो चीन में मिलते हैं, नोट कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कौन सा कारक कायांतरण, जो आपने नाम सुना होगा कायांतरण सेल, कायांतरित सेल नाम सुना होगा, क्या कायांतरित सेल नाम सुना होगा? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें कौन सा कारक कायांतरण सेलों में के लिए उत्तरदायी नहीं है? कायांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं या सेलों में उत्तरदायी नहीं है, कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो इसके लिए जानना जरूरी कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं भैया, आइए देख लेते हैं। देखिए मैं बता देता हूं, ताप उत्तरदायी है, दबाव है, घुलन है, लेकिन अपर्दन यहाँ पे कोई उत्तरदायी नहीं है। एक बात नोट करिएगा, ताप, दबाव एवं घुलन द्वारा अग्नेय अथवा अवसादी सेलों में कायांतरण होता है। अवसादी सेलों में कायांतरण कैसे होता है? ताप, दबाव एवं घुलन द्वारा अग्नेय अथवा या अवसादी सेल में कायांतरण होता है, ये नोट कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे। इसमें किस विभाजन में आप कायांतरण का साधन के अनुसार वर्गीकरण में शामिल नहीं करेंगे? किसके अंतर्गत? साधन के अनुसार वर्गीकरण में शामिल नहीं करेंगे। किसको? कायांतरण का। जो कायांतरण शैलें हैं इनके साधन के अनुसार वर्गीकरण में शामिल नहीं करेंगे। कौन किसको नहीं शामिल करेंगे? तो एक बात समझ लीजिएगा, देखिए तापीय कायांतरण को शामिल किया जाता है, जलीय को भी शामिल किया जाता है और गत्यात्मक को भी शामिल किया जाता है, लेकिन आपका जो प्रादेशिक कायांतरण होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब भूगर्भीय ताप के कारण, जब भूगर्भ में ताप होता है उसके कारण जो है भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो होता है, क्या होता है? आप लोग भी जानते हैं, भूगर्भीय ताप के कारण, यानी जो भू के पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भीय है जो ताप होता है उसके कारण क्या है? भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है।
तो क्या होता है, जब परिवर्तन होता है तो आपका तापीय कायंतरण होता है, तो होता है तापीय कायंतरण होता है। ये नोट कर लीजिएगा। सभी लोग जानते हैं भैया, जब ताप के कारण हो रहा तो तापीय कायंतरण ही होगा। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब भारी दाब एवं ताप के कारण सैल में कायंतरण होता है, जब भारी दाब एवं ताप, अब यहाँ नोट कर लीजिएगा, दाब एवं ताप दोनों चीज हैं, अगर इन दोनों के कारण सैल में कायंतरण होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे कहते हैं गत्यात्मक कायंतरण कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, जब दाब एवं ताप के कारण सैल में कायंतरण हो रहा हो उसे आपको गत्यात्मक क्या कहेंगे, कायंतरण कहेंगे। गत्यात्मक यानी गतिमान होगा भैया, जब दाब लगेगा ताप भी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गत्यात्मक कायंतरण हो जाएगा। समझने वाली बात है। सभी क्वेश्चन लाजवाब रहेंगे, सभी क्वेश्चन लाजवाब है। एक बार दिल से लाइक कीजिएगा और सभी भाई बहन जितने भी कैंडिडेट नए आए हैं चैनल को विजिट करना मत भूलेगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियो आपके इनबॉक्स में मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, जब सैल अपने ही स्थान पर कायंत्रित हो जाती है तो क्या कहते हैं। जब कोई सैल अपने ही स्थान पर कायंत्रित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर कायंत्रण कहलाता है। भैया जब कोई सैल है, कोई पत्थर है, अपने स्थान पर कायंत्रित हो जाता है तो स्थिर बात है, अपने स्थान पर हो रहा है, अपने ही स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, स्थिर कायंत्रण हो जाएगा। नोट कर लेंगे, सभी कैंडिडेट नोट कर लेंगे, सभी बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों का। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्रमिक रवे और समांतर परतों वाली जो सैलें होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाएंगी, क्या है, रवेदार। आपने नाम सुना होगा, रवेदार हैं, या समांतर परतों वाली सैलें जो होती हैं। और ये दिया क्रमिक यानी क्रमानुसार, जो क्रम में रवेदार परत सैलें होती हैं और समांतर परतों वाली जो सैलें होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर है, आंसर इसका पहला ही ऑप्शन है। क्या कहलाती हैं, पत्र अभिकृत सैल कहलाती हैं। कौन सी सैल कहलाती हैं, पत्र अभिकृत सैलें कहलाती हैं। फोलिएटेड रॉक क्या कहलाते हैं, फोलिएटेड रॉक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न ये भी है, एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो बलुआ पत्थर होता है कायंतरण होता है, जिसे हम इंग्लिश में सैंडस्टोन बोलते हैं। जो बलुआ पत्थर कायंतरण होता है तो क्या होता है, संगमरमर, सैल, स्लेट, क्वार्टजाइट, क्या होगा। और ऑप्शन देखिए, सभी लोग ऑप्शन देखिए और ऑप्शन मार के बताइए कौन सा ऑप्शन मारेंगे, कौन सा ऑप्शन मारेंगे भैया। तो डी ऑप्शन मारेंगे, क्वार्टजाइट मारेंगे। बलुआ पत्थर जब कायंतरण होता है तो क्वार्टजाइट होता है, ये नोट कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। स्लेट, स्लेट कायंतरण होती हैं किसमें, किसमें कायंत्रित होती हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ये आपके फाइलाइट में कायंत्रित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे सभी लोग और कमेंट के माध्यम से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। लिग्नाइट कोयला जो होता है कायंत्रण होता है, किसमें कायंत्रण हो जाता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है किसमें कायंत्रण होता है, तो ये आपके एंथ्रेसाइड में कायंत्रण होता है, एंथ्रेसाइड में। दोस्तों बहुत से बच्चे यह बोलते हैं मेरे को, सभी कैंडिडेट यह बोलते हैं कि सर आप हाई लेवल की तैयारी करवाते हैं। तो दरअसल देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी पैटर्न आ गया संविदा शिक्षक में, सीटेट, यूपीटेट, रीट में ये तो पहले से था, लेकिन अब आपके एमपी में भी आ गया है। एमपी शिक्षक भर्ती में एमपीटीटी कर दिया गया है, यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट कर दिया है। यहाँ पे एनसीईआरटी के पैटर्न पर आना है तो हाई लेवल की तैयारी करना पड़ेगा, ये नोट कर लेंगे। एक और कंपटीशन भी हाई है। तो ग्रेनाइट कायंत्रण सैलें होती हैं, कौन सी सैलें, किसमें सैलें होती हैं, ग्रेनाइट कायंत्रण होती हैं। राइट ऑप्शन देखिए सभी लोग मारेंगे, ग्रेनाइट नीस में होती हैं। ग्रेनाइट कायंत्रण होती हैं, किसमें कायंत्रण होती हैं, तो ग्रेनाइट नीस में कायंत्रित हो जाती हैं। यानी जब ग्रेनाइट सैल कायंत्रित होती है किसमें हो जाती है, आपके ग्रेनाइट नीस में आपके कायंत्रित हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सैल का चैप्टर, रॉक का चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो रहा है दोस्तों।
रायोलाइट कायांतरण होती हैं, जो रायोलाइट सेलें होती हैं कायांतरण होती हैं, किसमें कायांतरण हो जाती हैं, किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे तो वह आपके सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। किसमें होती है? रायोलाइट जो कायांतरण होती है सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। और दोस्तों कल की क्लास में हम बात करेंगे भूकंप एवं ज्वालामुखी से, क्या है? अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में जो टॉप क्लास के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, इससे रिलेटेड टॉप हाई लेवल की तैयारी होगी, ये नोट कर लेंगे सभी लोग। और जितने भी कैंडिडेट पहली बार आए हैं विजिट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर में केवल शिक्षक भर्ती की बात की जाती है और आपकी टीटी एग्जाम की बात की जाती है। तो एक बार दिल से लाइक करें, दिल से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रखिए अपने आप को, अपने परिवार को खुश रखिए और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करिए, तैयारी में लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। और इस चैनल को यानी शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, राष्ट्र हित में शिक्षक की बात करते हैं, एक बार शेयर करके जय हिंद वंदे मातरम कमेंट के जरूर करिएगा। धन्यवाद सभी का।